वर्ग के साथ इंफिनिटिव का अर्थ ये होता है कि निकट भूतकाल में कार्य पूरा नहीं हो, मतलब जल्दी ही बीते हुआ समय तो जो था उसमें कार्य पूरा नहीं हो पाया। लेकिन वाज वर्ग के साथ टू हैव का यूज करने से यह पता लगता है कि कार्य बहुत पहले भूतकाल में पूरा होना चाहिए था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। क्लियर? तो इन दोनों का डिफरेंस आप ये ध्यान रखिए और याद भी कर लीजिए। कहीं भी सेंटेंस में अगर ऐसे डिफरेंस आपको क्लियरली हिंदी के सेंटेंस में नजर आ जाते हैं तो आप वहां पे इनके साथ इनका हेल्पिंग वर्ब आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। क्लियर? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अब मैं अपनी नई क्लास लेकर। आज की क्लास मेरी माई सीक्रेट सीरीज पर आधारित है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि माई सीक्रेट सीरीज में मैं आपको एक से बढ़कर एक ट्रांसलेशन देता हूं, ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन जो शायद आपने कभी देखे नहीं होंगे। सीक्रेट सीरीज मेरी वो सीरीज है जिसमें मैं आपको बताता हूं कि एक टीचर, एक अध्यापक कैसे समझता है कि किसका ट्रांसलेशन, कौन सा सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस सेंटेंस के अंतर्गत किया जाएगा। तो माई सीक्रेट सीरीज का ये आज का मेरा अगला वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज सेंटेंस जो पहचानने होंगे वो किसी प्लान या प्रोग्राम वाले सेंटेंस होंगे। ऐसे सेंटेंस को आज मैं पहचानना बताऊंगा और ट्रांसलेट करना बताऊंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें सेंटेंस आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं जो देखने में आपको ये नहीं लगेंगे कि ये इस टेंस के अंतर्गत हो सकते हैं, लेकिन आपको उसी टेंस के अंतर्गत उनको ट्रांसलेट करना होगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए। क्योंकि अगर स्किप कर देंगे तो कौन सा पॉइंट कहाँ छूट जाए आपको पता नहीं होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा देर न करते चले चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज कौन कौन से सेंटेंस आपके सामने आने वाले हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे सामने कैसे आता है कि जिन सेंटेंस की बनावट निम्न प्रकार से हो। कैसे हो? यहां मैं लिख देता हूं कि कैसे सेंटेंस बनावट होती है। कर्ता प्लस समय सूचक अव्यय, समय सूचक शब्द, अव्यय उसी कहते हैं समय सूचक शब्द। ये हमें भविष्य काल में देखने को मिल सकता है। समय सूचक शब्द जो हमें भविष्य काल में देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हमारे सामने आ जाती है क्रिया, और क्रिया के बाद जो हमें मिलता है, क्रिया के साथ जो लगा हुआ मिलता है एगा, एगी या एगी। इस तरीके के वर्ड जो हमें लगे हुए मिल जाते हैं। जैसे यहां पे कह दिया गया कि मुख्यमंत्री कल गोंडा आएंगे, गोंडा आएंगे। तो यहां आप देख लीजिए कि जो समय सूचक शब्द है कि मुख्यमंत्री यानी कर्ता तो ये हो गया, मुख्यमंत्री यानी समय सूचक कल हो गया हमारे पास। और उसके बाद क्रिया जो शब्द अतिरिक्त शब्द है तो आखिरी में लिखा जाएगा क्रिया आए और फिर गे। क्लियर? तो कुछ इस प्रकार से सेंटेंस आपके सामने मिल जाते हैं। या फिर आपको मिल जाए कर्ता प्लस समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द आपको मिल जाए और उसके बाद आपको क्रिया मिल जाए। क्रिया में वो मिलेगा रहा है, रही है या रहे हैं। तो ये सेंटेंस दूसरा है। अगर इसी को लिखेंगे दूसरे तरीके से तो क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री कल गोंडा आ रहे हैं। ठीक? तो ये देखिए कि कुछ इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कल गोंडा आएंगे या मुख्यमंत्री कल गोंडा आ रहे हैं। अगर मैं इसे आपको ट्रांसलेट करने के लिए कहूं तो आप करेंगे क्या? सिंपल सा आप यही पकड़ेंगे कि गे लगा है, गागी गे लगा है, तो गागी गे देखा और आपने सोचा ये तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फटाक से इसे फ्यूचर में ट्रांसलेट कर दिया। क्लियर? अब यहां देख रहे हैं कि ये रहा है, रही है, रहे हैं लग रहा है। तो यहां पे आपको जो समझ में आएगा कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रोग्रेसिव सेंटेंस है, मतलब इसमें प्रोग्रेसिव सेंटेंस किया जा रहा है तो इसको प्रोग्रेसिव में तो ट्रांसलेट करेंगे ही, लेकिन इसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं ट्रांसलेट करेंगे। किसमें ट्रांसलेट करेंगे ये मैं आपको अपनी अगली स्लाइड में बताता हूं, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे ये जान लीजिए। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या? पहले सब्जेक्ट लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देंगे फुल वर्ब। फुल वर्ब का प्रयोग कर देंगे, मतलब फुल वर्ब कैसे में रहेगी? ये हमारी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में,
प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्री प्लान्ड प्रोग्राम होगा, प्री प्लान्ड प्रोग्राम होगा, तो वहां पे सेंटेंस हमें भले फ्यूचर में दिखाई दे, लेकिन जो ट्रांसलेट किया जाएगा वो ट्रांसलेशन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में आपको प्री प्लान्ड प्रोग्राम मिल रहा है। ऐसे सेंटेंस आपको हिंदी में पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाए और उसके बाद हम लोग लगा देंगे टाइम डिनोटिंग वर्ड, जो समय बता रहा होगा वो वर्ड लगा देंगे हम लोग, टाइम डिनोटिंग वर्ड। जैसे कहा गया कि मैंने अभी आपके लिए लिखा था कि मुख्यमंत्री कल गोंडा आएंगे, मुख्यमंत्री कल गोंडा आएंगे। ये सेंटेंस लिखा हुआ मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर हमें मिलेगा आएंगे यानी फुल वर्ब कम्स, और फिर कहां आएंगे, गोंडा आएंगे। तो गोंडा आएंगे, तो मुख्यमंत्री कम्स गोंडा, और कब आएंगे, कल आएंगे। कल यानी कि टाइम डिनोटिंग वर्ड सबसे लास्ट में चला जाएगा, टुमारो। ठीक, यहां पे देखिए कि सेंटेंस को पढ़ते ही लग रहा है कि प्री प्लान्ड प्रोग्राम है, पहले से ही प्लान था आज कल का प्रोग्राम, वही प्री प्लान्ड प्रोग्राम है। अब इसी को अगर दूसरा सेंटेंस लिखते कि मुख्यमंत्री कल गोंडा आ रहे हैं, तो यहां हो जाएगा हमारे पास चीफ मिनिस्टर इज कमिंग गोंडा टुमारो। यहां पे देखने से आपको ये लग रहा है कि पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाया होगा, सब्जेक्ट के बाद जो इज एम आर आवश्यक वर्ड होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वो यूज कर देंगे। उसके बाद हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, और उसके बाद हम लोग टाइम डिनोटिंग वर्ड डाल देंगे, टाइम डिनोटिंग वर्ड यानी समय की सूचना दे रहा होगा उस शब्द को डाल देंगे। क्लियर, ये वाला सेंटेंस हमारे इस स्ट्रक्चर पे हो रहा है, ये वाला सेंटेंस हमारा इस स्ट्रक्चर पे हो रहा है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो यहां देखिए दो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख लिए कि वह अगले सप्ताह दिल्ली जाएगा, ही विजिट्स दिल्ली नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा है, ही इज विजिटिंग दिल्ली नेक्स्ट वीक, अर्थात प्री प्लान्ड प्रोग्राम के ये एग्जांपल हो गया। उसी तरह से ये भी प्री प्लान्ड प्रोग्राम ही कि मैं अगले वर्ष परीक्षा दूंगा, आई टेक माई एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष परीक्षा दे रहा हूं, आई एम टेकिंग माई एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। यहां पे एक चीज ध्यान रखिए कि परीक्षा देना परीक्षा लेना, ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दिया, आज फिर क्लियर कर देता हूं कि जो परीक्षा देना शब्द आ जाएगा, परीक्षा देना, ये टेक एग्जामिनेशन हो जाएगा, टेक एग्जामिनेशन, और परीक्षा लेना जो होगा एक गिव एग्जामिनेशन हो जाएगा। क्लियर, परीक्षा देना टेक एग्जामिनेशन, परीक्षा लेना गिव एग्जामिनेशन। क्लियर, तो इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि ऐसे सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर में क्यों नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे अभी लिखा कि प्रधानमंत्री कल गोंडा आएंगे, या मैं अगले वर्ष परीक्षा दूंगा, या वो अगले सप्ताह दिल्ली जाएगा। ऐसे सेंटेंस को फ्यूचर में क्यों नहीं ट्रांसलेट कर सकते? तो जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित काल। और ऐसे सेंटेंस को जब भी अगर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर देंगे तो उसके कार्य होने या ना होने की संभावना बराबर होगी, कार्य होगा भी या नहीं भी हो सकता, दोनों तरीके की बराबर संभावना होती है। आशा होती है कि कार्य हो, मुख्यमंत्री कल गोंडा आएंगे तो चीफ मिनिस्टर विल कम गोंडा टुमारो, तो विल कम लग जाए, विल जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे तैसे उसमें एक आशा सी बन जाएगी शायद ना आए।
लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है, जो प्री प्लान्ड प्रोग्राम होते हैं, ये प्री प्लान्ड प्रोग्राम कभी टलते नहीं, इसीलिए इनको फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। अगर फ्यूचर में ट्रांसलेट कर देंगे विल या शैल का यूज करके, तो इसमें आशा बन जाएगी, इसमें प्रोग्राम होने या न होने की एक उम्मीद सी बन जाएगी कि शायद ना हो प्रोग्राम, लेकिन प्री प्लान्ड प्रोग्राम कन्फर्म है होते हैं, इसीलिए ऐसे सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं करते हैं। क्लियर? अब चलते हैं, हम अगले सेंटेंस को अपने ले लेते हैं। अगला सेंटेंस भी हमारा जैसे प्रोग्राम या योजना, प्री प्लान्ड प्रोग्राम पे या प्री प्लान्ड योजना पे ही आधारित होता है, लेकिन इनकी बनावट कुछ अलग होती है। जैसे अभी मैंने आपके लिए लिखा था कि मैं अगले वर्ष परीक्षा दूंगा। अब इसी को अगर दूसरी बनावट में दिया जाए कि मैं परीक्षा देने को हूं, मैं परीक्षा देने को हूं, तो यहां पे आप लोगों को पास थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगी कि ये सेंटेंस किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाएगा। तो इस रूल के अंतर्गत हम लोग इसी प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि मैं परीक्षा दूंगा, वो आराम से हो जाएगा, और मैं परीक्षा देने को हूं, देख लीजिए इसमें आपको टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं दिखाई देगा। जैसे उसमें कहा कि मैं अगले वर्ष परीक्षा दूंगा, उसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड दिख रहा था, लेकिन इसमें कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं, समय सूचक शब्द नहीं आपको दिखेगा। तो ऐसे सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, पहले चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहां देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, कर्ता प्लस क्रिया प्लस ने और फिर को है। तो इसको जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम लेके आएंगे, पहले सब्जेक्ट को लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद हम लोग इज, एम या आर, जो जरूरत हो सब्जेक्ट की उसके अनुसार इज एम आर का हम लोग यूज कर देंगे, और फिर हम लोग लगा देंगे इंफिनिटिव। और भी इंफिनिटिव में फुल इंफिनिटिव मिलेगा। फुल इंफिनिटिव मतलब टू लगाकर, जैसे मैं परीक्षा देने को हूं तो मैं के लिए क्या लगेगा, आई, और फिर आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम, आई एम, और उसके बाद इंफिनिटिव फुल। तो परीक्षा देने को हूं, तो परीक्षा देने के लिए फुल इंफिनिटिव, तो देने का, परीक्षा देने का बताया टू टेक, टेक लगाइए, तो टू टेक माई एग्जामिनेशन। क्लियर? आई एम टू टेक माई एग्जामिनेशन। जैसे वह घर जाने को है, वह घर जाने को है, तो क्या हो जाएगा, ही इज टू गो होम, टू गो हो, वह घर जाने को है। तुम पानी पीने को हो, तुम पानी पीने को हो, तो ये हो जाएगा यू आर टू ड्रिंक वाटर। क्लियर? उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गए होंगे कि जहां पे को है शब्द आ जाए, को है, को हो, तो उसमें करना क्या है, सब्जेक्ट लगाना है, इज एम आर का प्रयोग करना है, उसके बाद इंफिनिटिव लगा देनी। इंफिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा के हमें वहां पे यूज कर देना है। उसके बाद अगर अदर वर्ड कोई आ रहा है तो उसे लास्ट में यूज करेंगे। जैसे यहां पे वाटर आया, यहां पे आ गया होम आ गया, यहां पे आ गया माई एग्जामिनेशन आ गया। इससे एक एग्जांपल और ले लें कि वे घर लौटने को है, घर लौटने को है, तो हो जाएगा दे आर टू रिटर्न, टू रिटर्न, और फिर अदर वर्ड घर, टू रिटर्न होम। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके हम अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अगला टाइप का सेंटेंस। अगले टाइप के सेंटेंस में हम लोगों को क्या मिल जाता है, जैसे मिल गया हम लोगों को कि वे घर जाने को थे। तो ऐसे सेंटेंस अगर आपको मिल जाए तब आप क्या करेंगे, कैसे इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। अभी तो मैंने बताया कोई जो घर जाने को है, तो उनको मैंने आपको पिछली स्लाइड में आपको ट्रांसलेट करना सिखाया। अगर यही देख लीजिए कि वे घर जाने को है, वे घर जाने को है, तो इसको आपने कैसे किया था अभी, दे आर टू गो, दे आर टू गो होम। ठीक, लेकिन इसी को अगर हम लोग दूसरे में आ जाए, थे आ जाए, तब क्या करेंगे, तब आप करना ये है
कि पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट जो होगा, उसके बाद वाज या वर का यूज कीजिए, वाज या वर का यूज कीजिए, और इसके बाद फिर आप लगा दीजिए टू हैव। टू हैव के बाद आप लोग लगा दीजिए पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? कि यहां पे आप देखिए सब्जेक्ट लगाए, वाज वर लगाए, प्लस टू हैव लगाए, प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाए। जैसे वे घर जाने को थे तो हो जाएगा दे वर, क्योंकि दे के साथ आप लोग वर का यूज करते हैं। दे वर टू हैव, और पास्ट पार्टिसिपल अर्थात गॉन, और कहां पे? टू होम। ठीक, दे वर टू हैव गॉन टू होम। अब यहां पे एक चीज आप और जान लीजिए कि अगर आपको दिक्कत हो रही है इस रूल को याद करने में, तब आप सीधा सा कर सकते हैं कि दे वर टू गो होम। दे वर का यूज कर दीजिए, यानी इज, आई एम, आर की जगह पे वाज या वर का यूज कीजिए। जैसा सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो उसी के अनुसार हम लोग वाज या वर का यूज करके इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे एक और जो एग्जांपल है हम ले लेते हैं हमने कि वह मेरी मदद करने को था। तो इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लगाएंगे? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाया ही, और फिर ही के अकॉर्डिंग हम लोग वाज या वर में से यूज करेंगे, तो वाज यूज कर लेंगे, ही वाज। अब यहां पे टू हैव का यूज करेंगे, टू हैव, और फिर पास्ट पार्टिसिपल, मदद करने की पास्ट पार्टिसिपल हेल्प्ड, और फिर मेरी, ही वाज टू हैव हेल्प्ड मी। अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से कर देते तो ही वाज टू हेल्प मी, इस तरीके से भी करते तो ट्रांसलेट हो जाता है आराम से। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके कुछ और एग्जांपल लेता हूं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे एग्जांपल लिया आपने कि वह परीक्षा देने को था, वह परीक्षा देने को था, तो हो जाएगा ही वॉज टू टेक हिज एग्जामिनेशन। क्लियर? को अगर दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करें तो कैसे आ जाएगा? हो जाएगा हमारे पास ही वॉज टू हैव टेकन हिज एग्जामिनेशन। क्लियर? ये हो गया। या फिर अगर हम ले लेते हैं कि तुम अपना घर बेचने को थे, तुम अपना घर बेचने को थे, तो ये हो जाएगा हमारे सामने कि यू वर टू सेल योर हाउस। क्लियर? यू वर टू सेल योर हाउस। अब इसी को अगर दूसरे तरीके से करें तो हो जाएगा यू वर टू हैव सोल्ड योर हाउस, सोल्ड योर हाउस। क्लियर? तो ये एक एक सेंटेंस दो दो प्रकार से आपको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखा दिया, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस आप ये जान लीजिए कि आप लोग, अगर हमने अभी बताया एग्जांपल में कि वाज या वर के साथ आप लोग इंफिनिटिव लगाए, इसे बताया, और उसके बाद हमने बताया वाज या वर, इसके साथ आप लोग टू हैव का यूज बताया। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर बस थोड़ा सा होता है कि वाज या वर के साथ आप लोग इंफिनिटिव का जब यूज करते हैं तो उसमें होगा कि भूतकाल में कार्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन वाज या वर के साथ टू हैव का यूज कर देने से अर्थ यह निकलता है कि भूतकाल में कार्य पूरा होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया, कार्य नहीं पूरा हो पाया। तो यहां देखिए दोनों का डिफरेंस मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। क्या डिफरेंस है कि वाज वर के साथ इंफिनिटिव का अर्थ यह होता है कि निकट भूतकाल में कार्य पूरा नहीं हो, मतलब जल्दी ही बीते हुआ समय जो था उसमें कार्य पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वाज वर के साथ टू हैव का यूज करने से यह पता लगता है कि कार्य बहुत पहले भूतकाल में पूरा होना चाहिए था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। क्लियर? तो इन दोनों का डिफरेंस आप ये ध्यान रखिए, और
याद भी कर लीजिए। कहीं भी सेंटेंस में अगर ऐसे डिफरेंस आपको क्लियरली हिंदी के सेंटेंस में नजर आ जाते हैं तो आप वहां पे इनके साथ इनका हेल्पिंग वर्ब आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए लिख दी है। 5 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं। इन 5 सेंटेंस को आराम से आप ट्रांसलेट कीजिए और ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये सेंटेंस समझ में आए या नहीं आए। अगर कोई डाउट रहेगा, कोई शंका रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को बताइए मुझे कि आपके मन में ये डाउट रह गया है और मैं आपको आपके डाउट का एकदम क्लियर आंसर दे दूंगा। तो इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को नोट कीजिए और फिर ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसे लिखिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी रूल बताए हैं आपको, जितने भी नियम आपको बताए हैं, वो आपने लिख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है और आपको कोई रूल समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आइए और अपने कमेंट को लिखिए। अगर आपको मेरे जो माय सीक्रेट सीरीज का कंप्लीट वीडियो लेक्चर देना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और इन स्क्रीन पे भी मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। माय सीक्रेट सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें आपको कई प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे जो अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट किए गए हैं। तो उस सीरीज को देख जरूर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब लाइक कर दीजिए भाई, लाइक करके प्यार दीजिए। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से ही और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको मेरे वीडियो सुबह सुबह जल्दी ही मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं अपने बेस्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।